हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। लास्ट सेशन में हमने किया इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड आज हम करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। जब हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की स्टडी करते हैं तो इसकी स्टडी करते समय हमको कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आज हम उन्हीं प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज प्रॉब्लम्स ऑफ फैक्ट फाइंडिंग। फैक्ट फाइंडिंग की प्रॉब्लम आती हैं। हम कहते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, इसका स्कोप बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो चुका है, लेकिन जब हमको इसके लिए फैक्ट्स चाहिए, क्या हमको इजीली अनबाइस्ड फैक्ट मिल पाते हैं? इट्स वेरी डिफिकल्ट कि हमको करेक्ट इन्वेस्टिगेशन कर सके, करेक्ट डाटा अवेलेबल हो। तो इसीलिए हमको फैक्ट फाइंडिंग में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हमको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। अगर हमारा रॉ मटेरियल अच्छा नहीं होगा तो हमारे फैक्ट अच्छे नहीं होंगे, तो हमारा रिजल्ट कहाँ से अच्छा आएगा? इसीलिए अगर रॉ मटेरियल प्रॉपर सही हो तभी तो अच्छे फैक्ट्स हमारे सामने आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होती रिगार्डिंग द फैक्ट्स, क्योंकि जो भी फैक्ट्स हैं वो प्रेजेंट किए जाते हैं, वो कौन से होते हैं? डिस्टॉर्टेड। इट मींस क्या है, हमको तोड़ मोड़ कर हमारे सामने रखा जाता है। फैक्ट्स हैं उनको आधा सच आधा झूठ अगर हमारे सामने प्रेजेंट किया जाएगा, क्या हम कह सकते हैं हमारे रिजल्ट अच्छे होंगे? नहीं हो सकते। एंड अगर हम कहते हैं आज के टाइम में मीडिया बिल्कुल फ्री है, क्या कम्युनिस्ट स्टेट में ऐसा है? इसमें भी क्या है, गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। अगर गवर्नमेंट सभी फैक्ट्स पर कंट्रोल करेगी तो हमको प्रॉपर करेक्ट इंफॉर्मेशन मिल पाएगी? नहीं मिल पाती। इसीलिए तो हम कहते हैं जितने भी कम्युनिस्ट स्टेट्स हैं उन स्टेट्स में हमारे पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं आती। हम डेमोक्रेसी में कहते हैं कि जो मीडिया है उसको फ्रीडम होती है, इसीलिए वो क्या करती है, एक्चुअल रिजल्ट हमारे सामने लेकर आती है। लेकिन आज के टाइम में क्या हो रहा है, हर एक गवर्नमेंट मीडिया के ऊपर कंट्रोल कर रहा है। अगर मीडिया के ऊपर कंट्रोल होगा, मीडिया चैनल्स किसके हैं? जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके तो चैनल है। तो मीडिया भी कहीं ना कहीं किसके हाथों की कठपुतली बन गई? गवर्नमेंट की। अगर हमारे पास एक्चुअल में रिजल्ट नहीं है तो आप कौन से कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात कर रहे हो, कौन से फैक्ट की बात कर रहे हो? वो फैक्ट हमारे सामने नहीं आ पाते। तो ये हमारी सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम है। नंबर 2, लैक ऑफ कॉमन टर्मिनोलॉजी। हमको क्या प्रॉब्लम है? कॉमन टर्मिनोलॉजी की प्रॉब्लम आती है। हम कहते हैं कि जहां पर बहुत सारे न्यू टर्म्स हैं इसको यूज किया गया है, लेकिन जो नए टर्म्स को यूज किया गया है, क्या सभी राइटर सभी स्कॉलर का सेम व्यू है? नहीं है। हम न्यू टर्म्स यूज कर रहे हैं, लेकिन स्कॉलर्स क्या है, वो एग्री नहीं है रिगार्डिंग देयर कॉमन मीनिंग। अगर हम पॉलिटिकल एलीट की बात करते हैं, पॉलिटिकल वायलेंस की बात करते हैं, क्या इसके लिए जितने भी स्कॉलर्स हैं इनका कॉमन मीन है? नहीं है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कॉमन टर्मिनोलॉजी इस सब्जेक्ट की नहीं है। नंबर 3, वाइड रेंज ऑफ वेरिएबल्स। इसमें बहुत ज्यादा वेरिएबल्स हैं, उनकी स्टडी की जाती है। जब हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे, हम कहते थे इसमें फॉर्मल इनफॉर्मल सभी फैक्टर्स को कंसीडर किया जाएगा। हम ये कहते हैं जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स को हमारे इकोनॉमिक, हिस्टोरिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर सभी इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर हम करेक्ट रिजल्ट पर जाना चाहते हैं तो इन सब फैक्टर्स की भी स्टडी करनी पड़ेगी। इसीलिए हम ये कहते हैं इन सब फैक्टर की स्टडी करने से जो स्टडी है, स्टडी की रेंज क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा वाइड हो जाती है, जो बहुत मुश्किल है कि हर एक फैक्टर को कंसीडर कर एक एक्चुअल रिजल्ट पर पहुंचा जा सके। तो हम कहते हैं इकोनॉमिक, सोशल कंडीशंस हैं, क्लाइमेट, जियोग्राफिकल फैक्टर्स हैं, ये सभी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। जब हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स करते हैं, इनको भी अपनी स्टडी में कंबाइन करते हैं, इनकी स्टडी करते हैं। लेकिन इतने ज्यादा वेरिएबल्स की स्टडी करना सच में बहुत डिफिकल्ट टास्क है। ये बातों में तो अच्छे लगते हैं कि हम इन सब वेरिएबल की फैक्टर की स्टडी करेंगे, लेकिन एक्चुअल में जब हम स्टडी करते हैं तो एक स्कॉलर के लिए इन सबको मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमें इतनी सारी वेरिएबल की प्रॉब्लम आती है, इनको हम प्रॉपर फाइंड आउट नहीं कर पाते। नेक्स्ट इज गैप बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म्स एंड पॉलिटिकल रियलिटीज। तो हम ये कह रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म्स हैं इनमें एंड रियलिटी में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। हम कहते कुछ हैं
और होता कुछ और है। जो कुछ हम कह रहे हैं क्या एक्चुअल में वही सब कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा। हम कहते हैं डेमोक्रेसी में जितनी भी पावर्स हैं वो लोगों के हाथ में। क्या एक्चुअल में आपको लगता है सभी पावर लोगों के हाथ में है? लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, अगर पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं तो भी उनके अगेंस्ट केस फाइल हो जाता है। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हो कि सभी पावर्स लोगों के हाथ में है? अगर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनके ऊपर सरकार के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा फैलाने का केस फाइल हो जाता है। इट मींस क्या है, जो हम थ्योरेटिकल बातें करते हैं, प्रैक्टिकल बातें करते हैं, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो यही हम कह रहे हैं, जब हम पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं इसमें रियलिटी कुछ और है, कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म अलग है। क्योंकि रियलिटी में क्या होता है, बिहेवियर ऑफ द पीपल, कैपेसिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, कास्ट, रिलीजन, क्लास, कल्चर, ये सभी पॉलिटिकल सिस्टम को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसीलिए हम ये कहते हैं कि फैक्ट कुछ और है, रियलिटी कुछ और है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम की बात करते हैं, बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम है इंग्लैंड एंड अमेरिका, इन दोनों कंट्री से कॉपी किया। क्या इन सब कंट्री की वर्किंग सेम? बिल्कुल भी नहीं। चाहे हमने इंग्लैंड एंड अमेरिका से अपना कॉन्स्टिट्यूशन कॉपी कर लिया, फिर भी जितना वहां पर सक्सेसफुल है हमारे जहां नहीं है। तो सब कुछ क्या करता है, इन जे फैक्टर्स हैं, जे सब फैक्टर्स क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम ऑफ इंटरकनेक्शन बिटवीन वैल्यूज एंड बिहेवियर। हम कहते हैं जो हमारी वैल्यूज हैं, बिहेवियर है, इनमें इंटरकनेक्शन की प्रॉब्लम आती है। कैसे? जैसे हमारी वैल्यूज हैं दो तरह की होती है, कुछ है नेचुरल वैल्यूज, कुछ है इम्पोज्ड वैल्यू। नेचुरल टाइम के साथ आती जाती हैं। जैसे हम कहते हैं वी ऑल आर इक्वल, जो नेचुरल वैल्यूज है हम इनको मानते हैं, हम सबको इक्वल पार्टिसिपेशन मिलनी चाहिए, जी सब कुछ सही है। तो ये वैल्यूज क्या करते हैं, लोग विलिंगली एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम इनको एक्सेप्ट करते हैं। एंड कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जो हम पर इम्पोज की जाती हैं, क्या आप उनको मान लोगे? नहीं मानोगे। आप क्या करते हैं, उनके अंगेस्ट हो जाते हो, तो पीपल उनके अंगेस्ट हो जाते हैं। तो वैल्यूज एंड बिहेवियर इन दोनों में बहुत ज्यादा इंटरकनेक्शन होता है। तो इनमें डिफरेंस फाइंड आउट करना भी बहुत मुश्किल है। जब हम स्टडी करते हैं तो हम स्टडी की बात करते हैं तो उसमें वैल्यूज क्या है और उसके रिगार्डिंग ह्यूमन का बिहेवियर क्या है, इन दोनों को कंबाइन कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इनको हम कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे, क्योंकि इम्पोज्ड वैल्यू होती है वो लोग कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। जैसे कोई हमको फेक फॉल्स स्टेटमेंट दे देते हैं डाटा के रिगार्डिंग, हमारे रिगार्डिंग, क्या आप उसको एक्सेप्ट कर पाते हो? नहीं कर पाते। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट इज फिकल नेचर ऑफ मैन। मैन की नेचर क्या है, डायनामिक, बहुत चेंज हो जाती है। मुझे नहीं पता मैं किस सर्कमस्टेंसेस में कैसे बिहेव करूंगी, कुछ भी नया हो उसके अकॉर्डिंग मेरा रिएक्ट क्या होगा। कई बार हमें खुद को नहीं पता कि हम कौन सा बिहेव करेंगे। तो ह्यूमन की नेचर क्या होती है, फिकल होती है एंड डायनामिक होती है। जरूरी नहीं है जिस चीज पर हम कह रहे हैं आज सही है कल भी उसी बात को मानेंगे, हो सकता है हमारा बिहेवियर आने वाले टाइम में चेंज हो जाए। तो ह्यूमन की नेचर फिकल के साथ साथ डायनामिक भी है, जिस वजह से हम कहते हैं ह्यूमन बिहेवियर को अच्छे से स्टडी कर पाना बहुत मुश्किल टास्क बन जाता है। अगर हम एक इलेक्शन की बात करते हैं, इलेक्शन के टाइम में ह्यूमन की नेचर क्या है। अगर लोकल टाइम में लोकल इलेक्शन है, हो सकता है हम किसी लोकल लेवल की पार्टी है उसको सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन जब नेशनल इलेक्शन होती है तब हम किसी और पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो। इट मींस क्या है कि लोकल लेवल पर हम किसी और पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं एंड नेशनल लेवल पर हम किसी और पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने लगे। तो हम ये कह सकते हैं ह्यूमन के नेचर सर्कमस्टेंसेस के साथ साथ चेंज होती जाती है। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम ऑफ डिफाइनिंग द बाउंड्रीज। बाउंड्रीज को डिफाइन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम यही कहते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, इसका स्कोप बहुत ज्यादा इनलार्ज है, इतना बड़ा है जितना कि यूनिवर्स है। अगर इतना बड़ा स्कोप होगा, इसमें हर एक फैक्ट की स्टडी करते हैं, तो इसमें कितना मुश्किल बन जाता है कि हम इसके हर एक एस्पेक्ट को स्टडी कर पाए। तो अगर हम एक एस्पेक्ट की स्टडी करते हैं तो उसमें जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं उन फैक्टर्स का एक दूसरे के ऊपर इन्फ्लुएंस होता है। एक फैक्टर के बॉन्डिंग क्या है, उनके बाउंड्रीज क्या है, इन सबको डिफाइन करना एक बहुत मुश्किल टास्क बन जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का स्कोप क्या है, बहुत इनलार्ज है, जिसमें हम बाउंड्रीज डिफाइन नहीं कर पाते। अगर हम पॉलिटिकल वायलेंस की बात करते हैं
तो आप कैसे कहोगे कि इसकी कितनी बाउंड्रीज हैं, इसको कहां तक डिफाइन किया जा सकता है। पॉलिटिकल वायलेंस है, इसका सोशल इकोनॉमिक फैक्टर भी है जो इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये सभी कुछ क्या है, इंटर रिलेटेड है, इनकी बाउंड्रीज को डिफाइन करना मुश्किल है। अगर हम करप्शन की बात करते हैं, करप्शन भी इसकी स्टडी का ही पार्ट है। और तो और अगर हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, वायलेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स हो रहा है, ये भी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का पार्ट है। इनकी बाउंड्रीज को स्टडी कर पाना बहुत मुश्किल बन जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जो हमारे फैक्ट्स हैं उनकी बाउंड्रीज को डिफाइन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड लास्ट वन इज यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल रिजल्ट्स आर नॉट पॉसिबल। हम ये कहते हैं यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल रिजल्ट कहीं नहीं मिलते। अगर हम कहते हैं कि हर एक कंडीशन है, हर एक स्टेट की सोशल इकोनॉमिक कंडीशन डिफरेंट होंगी तो रिजल्ट भी डिफरेंट होंगे। इसीलिए एक एक्सेप्टेबल रिजल्ट को फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल बन जाता है। पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस है, हर एक कंट्री क्या होती है, डाइवर्स होती है, डिफरेंट होती है। अगर कंडीशंस डिफरेंट होंगी तो उनके रिजल्ट भी सेम नहीं होंगे, वो भी डिफरेंट होंगी। अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, डेवलप्ड कंट्री एंड लेस डेवलप्ड कंट्री, इनकी डिफरेंट है। अगर प्रॉब्लम्स डिफरेंट है, रिजल्ट भी डिफरेंट होंगे। तो हम इस सिचुएशन में कैसे एक एक्सेप्टेबल रिजल्ट की डिमांड कर सकते हैं, जो बहुत मुश्किल है कि जो अलग अलग फैक्टर्स हैं हमको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उसके लिए हम सभी एक मत हो जाए। अगर मैं कहूँ मेरा बिहेवियर है, मेरे रिजल्ट्स हैं, मेरी फाइंडिंग है, मेरे सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, वो मुझे इन्फ्लुएंस करेंगे, आपके अपना इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस करता है। तो हो सकता है कि हमारे रिजल्ट सेम हो सकता है सेम ना हो सकता है डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट इन्वायरमेंट में रहने से हमारे व्यू चेंज होते जाए। तो यही बात हम कह रहे हैं कि एक एक्सेप्टेबल रिजल्ट को फाइंड आउट करना कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज हमने इस सेशन में किया प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। अब सो क्या आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।